वेलकम स्टूडेंट। ये मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने ओम्स लॉ कवर कर दिया था, बट उसका लिमिटेशन बचा हुआ था। ठीक है, हम ध्यान देंगे कि इसका लिमिट ओम्स लॉ का लिमिटेशन ये होता है कि पहला ये कि ये लॉ वहीं एप्लीकेबल है जहाँ पे आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दूसरा, अगर हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं तो उस टाइम पे इसका लंबाई या एरिया में चेंजेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ये नियम को फॉलो करता है तो ये लाइन स्ट्रेट रहेगा। अगर ये नियम को फॉलो नहीं करता, जैसे कि नॉर्मल लाइफ में आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, तो उस समय इसका कर्व जो है यहाँ से बैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। मैंने कहा था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था कुछ देर पहले, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसमें एल था आपका लेंथ, ए था आपका एरिया और रो था आपका रेजिस्टिविटी। मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी जो है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपका ये, अगर रेजिस्टेंस आपका सिल्वर, कॉपर या एल्यूमिनियम का बना रहा तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी सबसे कम होता है, फिर कॉपर का, फिर एल्यूमिनियम का। तो रेजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट होता है आपका कंडक्टिविटी। तो जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी जितना कम होगा वो उतना ही बेटर आपका कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का मान सकते हो कि एक बेटर कंडक्टर का सीक्वेंस है ये, सिल्वर, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इनकी रेजिस्टिविटी, सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की, इसलिए वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है आपका। ठीक है, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि रेजिस्टेंस ही है जो डिसाइड करता है कि आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना पावर कंज्यूम करेगा या काम कैसे करेगा। ठीक है, तो अब उस रेजिस्टेंस को पढ़े कैसे? उसको पढ़ने का एक तरीका है, मतलब मेजरमेंट के लिए। जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, उसको उसमें कलर डिफरेंट कलर लगे होते हैं। जैसे ये फॉर एग्जांपल है, इसमें 3 कलर लगे हुए हैं, रेड रेड, लास्ट में जो है सिल्वर। तो ये तीनों कलर रहेंगे। बाकी ये चौथा जो जंक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं टॉलरेंस, ये आपका गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। अगर गोल्ड रहता है तो 5% रहेगा, सिल्वर रहेगा तो 10%, अगर कलर नहीं है तो 20% रहेगा। ये एक तरह का एरर को शो करता है कि रेजिस्टेंस पे कितना एरर का फ्लक्चुएशन या अप डाउन हो सकता है। ठीक, अब इसको याद करने का तरीका देखिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बी रॉय, ROI हैज ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, बी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, इससे आप इस सीक्वेंस में याद रख लीजिएगा, और ये नंबर रहेगा 0। ठीक, और इस तरह अब इसको पढ़ते कैसे देखिए। पहला आपका जो रेड है, तो जो पहला अंक रहेगा उसको आप दहाई में लिखेंगे। फिर दूसरा दूसरा जो कलर है उसको उसके इकाई में लिखेंगे। फिर जो तीसरा जो कलर होगा उसको 10 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे, और इसको प्लस माइनस एरर में। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इसमें क्या, 3 रेड है और एक सिल्वर है, तो कैसे बनेगा? 2 का कोड क्या है? 2 है। ठीक है, तो दहाई में आप क्या लिखोगे? 2। 2 लिखे। ये जो है इकाई में भी क्या लिखोगे आप? 2 गुणित 2 का 10 की पावर क्या हो जाएगा? 2। तो ये मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, प्लस माइनस एरर कितना है? सिल्वर, सिल्वर का हम एरर कितना लेते हैं? 10%। ठीक, सेकेंड इसी देखते क्वेश्चन हम। इसमें येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड। ठीक है, तो येलो का कोड क्या है? 4, तो दहाई में आप क्या लिखोगे? 4। वॉयलेट का देखिए, वॉयलेट का है 7, तो उसको सॉरी, इकाई में लिखेंगे आप वॉयलेट इंटू ब्राउन, ब्राउन का 10 की पावर क्या है? 1, 10 की पावर 1 को हम 10 लिख सकते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे गोल्डन है तो गोल्डन है, तो एरर किसका कितना होता है इसका? 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का क्लियर होता है कि कलर कोड से हम रेजिस्टेंस को कैसे पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी, की टेम्परेचर आपके एक रेजिस्टेंस को किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। वैसे तो हम देखते हैं कि घरों में अगर ज़्यादा देर तक किसी इक्विपमेंट को चलाया जाता है वो गर्म हो जाता है, तो मना किया जाता है कि गर्म ना होने दो। गर्म होने से क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हम जो इसको फॉर्मूला से भी पढ़ सकते हैं। इसका सूत्र होता है ये फॉर्मूला, रो टी इज इक्वल टू रो जीरो फुल ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो आप यहाँ पे रो के जगह में आर भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, अब देखिए काम कैसे करता है। टी जीरो इनिशियल टाइम पे जब आप लोगों ने स्विच ऑन किया होगा उस टाइम पे टेम्परेचर रहा होगा, और उस टाइम का रेजिस्टेंस, ठीक, टी
जब आप लोगों ने गर्मी वहाँ पे टेम्परेचर अराइज हो गया होगा, बढ़ गया होगा, उस टाइम पे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना रहता है। अल्फा जो है एक टेम्परेचर कोफिशिएंट है जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको इन चीज सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप आराम से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। ये रहा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, बट हम सोचते हैं कि इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दें। देखिए ये वही रहा, T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल टाइम पे रेजिस्टेंस और ये आपका फाइनल टाइम पे रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे आप पढ़ के इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर, पावर एनर्जी एक दूसरे के लगभग वर्क और एनर्जी एक दूसरे के सेम होते हैं। हमको इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पावर, ध्यान दीजिए। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर तो सभी फील्डों में होता है। यहाँ इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका वोल्टेज और करंट। इसका कारण ये है कि जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो यही पावर को कंज्यूम करता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, ये वोल्टेज यहाँ पे आया, वोल्टेज के साथ साथ करंट भी आएगा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही आपका पावर बनाता है। और तो इसलिए हम के सूत्र क्या लिखे, P इज इक्वल टू वी आई, और P मतलब पावर का जो मात्रा यूनिट क्या होता है, वॉट, ठीक है। या इसको सूत्र के फॉर्मूला देखें तो P इज इक्वल टू वर्क डन पर्टिकुलर टाइम, एक रेटेड टाइम पे किया गया वर्क आपका क्या कहलाएगा, पावर, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V डायरेक्टली V इज इक्वल टू आई आर, वी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये एक्चुअल आपके पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे आप एक तरह का हीटर मान सकते हैं, हीटर में जो रेजिस्टेंस है वही, ठीक है। हम यहाँ पे पावर अप्लाई करते हैं, करंट यहाँ से फ्लो होता है, तो आई स्क्वायर आर, आर इस हीटर का रेजिस्टेंस और आई इसमें फ्लो होने वाला करंट, दोनों ही यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो एक तरह का पावर ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपका इसी तरह का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर का रीड कैसे करते हैं पावर को, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल। हाँ, ओवरऑल आप हम जानते हैं कि आपके घरों में जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं, इक्विपमेंट में एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और कुछ नहीं, घरों में लगे हुए इक्विपमेंट ही है। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज, दूसरा पैरेलल। हाँ, ध्यान रखिए कि आपके घर में जितने इक्विपमेंट लगे हैं सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, समांतर क्रम में, ठीक। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जब एक रेजिस्टेंस का बैक दूसरे रेजिस्टेंस के फ्रंट के साथ कनेक्टेड हो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, जब एक रेजिस्टेंस का फ्रंट दूसरे रेजिस्टेंस के फ्रंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो क्या कहेंगे, उसे हम पैरेलल कनेक्शन कहेंगे। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डायरेक्टली है, दिख ही रहा है। तो ध्यान दीजिए सीरीज कनेक्शन में आपका करेंट जो है कॉमन रहेगा, पैरेलल में जस्ट उसके अपोजिट। यहाँ पे देखिए इस जंक्शन या नोड पॉइंट पे क्या है, करंट आपका डिवाइड हो जा रहा है, तो इसमें करंट सेम नहीं रहेगा, लेकिन आपका अप्लाइड वोल्टेज इसमें समान होगा, कांस्टेंट या सेम होगा, ठीक है। इसका एडवांटेज के कारण ही हम घर में जितने इक्विपमेंट है सबको हम पैरेलल कनेक्शन में लगाते हैं, ताकि सभी इक्विपमेंट में इक्वली वोल्टेज आपके डिस्ट्रीब्यूट हो। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए यहाँ पे लगा हुआ है सीरीज में, अगर लगा हो R1 R2 तो डायरेक्टली आप दोनों को जोड़ सकते हो, आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और इसमें अगर दो रेजिस्टेंस आपके लगे हों, पैरेलल कनेक्शन में अगर आपके दो रेजिस्टेंस लगे हो तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे कि आर टोटल निकालना होगा दोनों का, तो दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक। हम आगे इसको और सॉल्व करके देखते हैं। ये रहा आपका पैरेलल कनेक्शन का